शांता का एक ही बेटा था, अतुल, जिसे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाने में शांता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अतुल ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया। इसके बाद शांता ने अकेले ही सब संभाला। अतुल को पढ़ाने के लिए शांता ने अपनी पुश्तैनी जमीन और अपना घर तक बेच दिया और वो खुद लोगों के घरों में काम करके गुजारा चलाने लगी। शांता के संघर्ष को अतुल भी खूब समझता था, इसीलिए उसने भी कभी मेहनत से परहेज नहीं किया और आखिरकार उसने शांता के सपने को पूरा कर ही दिखाया। माँ, कहाँ हो माँ? जल्दी आओ। क्या हो गया? क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है तूने? बात ही कुछ ऐसी है माँ, आप भी जब सुनोगी ना तो खुशी से नाचने लगोगी। माँ, आपको याद है पिछले महीने मैंने दिल्ली की एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था? माँ, वहाँ से ये ऑफर लेटर आया है। मतलब वे लोग मुझे जॉब दे रहे हैं। सीनियर मैनेजर की पोस्ट ऑफर हुई है माँ, और सैलरी पूरे 50,000। शांता सच में खुशी से नाचना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। घुटनों में दर्द जो था उसके, लेकिन फिर भी अतुल उसके जज्बात समझ गया, क्योंकि शांता की खुशी उसकी आंखों से जो बह रही थी। अतुल ने शांता को गले से लगा लिया और बोला, बस माँ, अब तक तुमने जितनी भी तकलीफें झेली हैं, ऊपर वाले ने उन सब का फल दे दिया है। अब आप और मैं दिल्ली जाकर रहेंगे। नहीं बेटा, अभी तू अकेला ही जाकर पहले नौकरी शुरू कर, अच्छे से सारा तालमेल बिठा ले, फिर आकर ले जाना मुझे। ठीक है माँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि जब तक मैं आपको लेने नहीं आता आप अपना ख्याल रखोगी, ज्यादा काम नहीं करोगी, और मैं हर महीने आपको पैसे भेजता रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ये सब छोड़, अब मुझे जल्दी से बांके बिहारी जी के मंदिर ले चल। ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाना है मुझे। हाँ माँ, चलो चलते हैं। कुछ ही दिनों में अतुल दिल्ली आ गया। बहुत कम दिनों में ही उसने अपने व्यक्तित्व की छाप पूरे ऑफिस में छोड़ दी। हर कोई उसे पसंद करने लगा, खास तौर पर शमिता, जो कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी थी और अपने पापा की जगह उस कंपनी को संभाल रही थी। वाओ, वेरी नाइस मिस्टर अतुल, आपकी लीडरशिप में कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है। इट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल। थैंक्स अ लॉट मैम। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। जी, आपको मैं कैसे? टेक इट इजी। अपने ऑफिस से थोड़ी दूर जो कॉफी शॉप है, बस वहीं पर एक कॉफी पिला दीजिए, इतना ही बहुत है। एक्चुअली फ्यूचर प्लान्स को लेकर आपसे कुछ डिस्कस करना है जो ऑफिस में ठीक नहीं रहेगा, तो बस इसीलिए मैं आपसे कॉफी शॉप में मिलना चाह रही थी, अगर आपको ठीक लगे तो। जी क्यों नहीं, सी यू इन द कॉफी शॉप मैम। अपने काम को लेकर अतुल की मेहनत और जज्बे ने शमिता को बहुत प्रभावित किया था, इसीलिए वो अतुल को कंपनी के बड़े फैसलों में शामिल करना चाहती थी। इसे लेकर ही उन दोनों के बीच कॉफी शॉप में बातें होने लगी कि तभी। तो यहाँ क्या कर रही है? ओह, तो नया आशिक पाल लिया तूने। देख, मेरी बात सुन, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। शादी तो तेरी मुझसे ही होगी, समझी? दिन में सपने देखना छोड़ दो रॉकी। और हाँ, एक बात और, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, किसके साथ बैठी हूँ, इट्स नॉट योर कंसर्न, सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, तो तू खुद को बड़ी बिजनेस वुमन समझने लगी है? हाँ, याद रख, आज भी तेरी कंपनी मेरे पापा की बदौलत ही चल रही है, तो तुझे करना तो वही होगा जो मेरे पापा चाहेंगे, मतलब जो मैं चाहूंगा। शमिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फौरन अतुल को वहां से चलने का इशारा किया, फिर कॉफी शॉप से बाहर। मैम, ये मिस्टर राकेश है ना, मीर चंदानी सर के बेटे? हाँ, कंपनी को बचाने के लिए क्या कुछ दाव पर लगा है, ये तो तुम समझ ही गए होगे अतुल। प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे इस हैवान से बचा लो। हमें कैसे भी करके कंपनी को अपने हाथ में लेना ही होगा अतुल, चाहे जो हो जाए। शमिता का इशारा अतुल समझ गया था। अतुल ने खूब मेहनत की और शमिता के साथ मिलकर कुछ ही महीनों में कई प्रोजेक्ट्स हासिल किए, जिनकी बदौलत जल्दी ही शमिता ने पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अतुल, तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती। थैंक यू सो मच अतुल। नो मैम, मैंने जो भी किया वो मेरा काम था। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ये सब मेरे लिए नहीं कर रहे थे? फिर मैंने जो हमेशा तुम्हारी आंखों में देखा वो क्या झूठ था? जी मैम, आप क्या बोल रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अतुल की आवाज में घबराहट थी, मानो शमिता ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। फिर शमिता ने बड़े ही प्यार से उससे कहा, ओ अतुल, अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद तब से जब से तुम्हें पहली बार देखा था। लेकिन हमारा मेल नहीं हो सकता मैम, हम चाहें तो भी नहीं। पहले तो तुम मुझे ये मैम कहना बंद करो और मुझे बताओ कि दिक्कत कहाँ पर है। मैं तो अपने पापा को आसानी से मना लूंगी। अतुल अपनी बीती जिंदगी और अपनी माँ शांता के बारे में शमिता को सब कुछ बताता है, जिसके बाद शमिता अतुल से कहती है,
बस इतनी सी बात। तुम टेंशन मत लो अतुल, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तुम तो बस जितना जल्दी हो सके मुझे आंटी से मेरा मतलब है कि मॉम से मिलवाने ले चलो। शमिता की बात सुनकर अतुल को बहुत अच्छा लगा। सच तो यही था कि वो भी शमिता को पसंद करता था। 2 दिन बाद वो शांता को दिल्ली ले जाने के लिए अपने गांव जाने ही वाला था, तो वो शमिता को भी अपने साथ ले गया। शमिता को देखते ही शांता सब कुछ समझ गई। माँ, ये शमिता है, वैसे तो मेरी बॉस है लेकिन। बस तू चुप रह। आओ बेटी, ये तुम्हारा ही घर है। नो मॉम, हमारा घर तो दिल्ली में होगा, जहाँ हम तीनों साथ में रहेंगे। दिल्ली की सबसे बेस्ट सोसाइटी में 4 BHK लिया है पापा ने मेरे लिए, मतलब हम सब के लिए। आप तो बस जल्दी से हमारे साथ चलिए। शांता कुछ कह न सकी, पर उसे बदलते हालात के साथ साथ बदलती सोच भी साफ दिखाई दे रही थी। पर वो ये भी समझ रही थी कि शमिता के साथ अतुल की खुशी जुड़ी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो अतुल और शमिता के साथ दिल्ली आ गई। कुछ ही दिनों में अतुल और शमिता की शादी भी हो गई। शांता बाहर से तो खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सी चिंता खाई जा रही थी। क्या हुआ माँ, कुछ परेशानी है क्या? नहीं बेटा, परेशानी किस बात की। यहाँ तो मुझे अपनी जगह से उठना भी नहीं पड़ता। सारे काम मेरे सोचने से पहले ही हो जाते हैं। बस अब डर लग रहा है कि कहीं इस सब की आदत ना पड़ जाए मुझे। आदत नहीं है तो डाल लीजिए मॉम, अब तो सब कुछ ऐसे ही होगा। आप तो बस लाइफ को एंजॉय कीजिए। शमिता की बात सुनकर शांता मुस्कुरा दी। शमिता और अतुल एक साथ बहुत खुश थे और ये देखकर शांता भी खुश थी। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। ओह गॉड, ये क्या है? इतना ऑयल मॉम, आप क्यों करती हैं ये सब? कुक्स हैं तो सही, आप आराम कीजिए ना। माफ करना बेटी, असल में मेरी आदत है ना, अतुल सामने हो तो उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाने का मन करता है। मॉम, आप कब तक इन फालतू बातों में उलझी रहेंगी? बुरा मत मानिएगा, पर सच तो ये है कि इतना ऑयली खाना खाकर अतुल की और मेरी फिजिक खराब हो जाएगी। हमने कुक्स को सब समझाया हुआ है, वो हमारे हिसाब से ही खाना बनाते हैं, तो आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इवन आपको अगर कुछ खाने का मन करे तो कुक्स को बोल दिया कीजिए। नहीं बेटा, मुझे इस सब की आदत नहीं है, मैं अपने लिए खुद ही पका लिया करूंगी। उफ, आदत नहीं है तो डाल लीजिए मॉम, समझा कीजिए। अब आप लोगों के घरों में काम करने वाली कोई मेड नहीं है, इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ा है आपका। थोड़ा स्टेटस मेंटेन कीजिए। और ये क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने? मैंने जो कपड़े आपके लिए मंगवाए थे उन्हें क्यों नहीं पहनती आप? बेटा वो कपड़े, वो मुझे एक्चुअली ना गलती मेरी और अतुल की ही है। हम आपके लिए कितना भी कर लें, पर आप तो खुद को बदलना ही नहीं चाहती। वैसे गलती आपकी भी नहीं है। अचानक इतना सारा पैसा और ऐशो आराम किसी को मिल जाए तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। शमिता तो अपनी बात कहकर वहां से चली गई, लेकिन शांता से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फौरन जाकर अपना सामान बांधने लगी। वो किसी को बिना बताए वहां से वापस गाँव जाना चाहती थी, लेकिन अतुल ने उसे देख लिया। माँ, कहाँ जा रही हो आप, वो भी इतने सामान के साथ? आप रुको, मैं गाड़ी मंगवाता हूँ और आपके साथ भी चलता हूँ। आप बताओ कहाँ चलना है? तुम परेशान मत हो, वो बहुत दिनों से गांव जाने का मन हो रहा था मेरा, तो बस इसीलिए। और गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, बस आसानी से मिल जाती है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? माँ, कुछ हुआ है क्या? होना क्या है, तुम्हारी माँ को ड्रामा जो क्रिएट करना है तो वो तो करेंगी। इन्हें जाने दो अतुल। सच तो ये है कि ये गांव में ही रहने के लायक हैं। ये हमारे साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती हैं। शमिता की बात सुनकर अतुल का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से शमिता से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब कहने की? और तुम मुझे ये बताओ कि एडजस्ट कौन करने वाला था, माँ या तुम? सच तो ये है शमिता, माँ ने जो मेरे लिए किया है उतना संघर्ष करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें अगर लगता है कि माँ तुम्हारे इस आलीशान घर में रहने के लायक नहीं है तो साफ साफ सुन लो, मैं भी माँ के साथ ही जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? बेटा, बहू कुछ गलत नहीं कह रही है। सच ही तो है, मैं सचमुच इस सब के लायक नहीं हूँ। यहाँ सब कुछ तो है मेरे लिए, लेकिन फिर भी एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही हूँ। मैं गांव में ही ठीक रहूंगी बेटा, जाने दे मुझे। नहीं माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। एक दिन तो मुझे जाना ही है बेटा, तो मेरे खातिर क्यों अपनी खुशियों से मुंह मोड़ रहा है? बहू बहुत अच्छी है, तुझसे बहुत प्यार करती है वो, मैंने देखा है। सच कहूँ तो अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, जानती हूँ कि वो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी मेरे जाने के बाद। इतना कहकर शांता बेसुध हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर अतुल और शमिता दोनों उसकी तरफ भागे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। उस दिन शांता को जाना ही था। ये बात अलग है कि वो अब इस दुनिया से ही जा चुकी थी। अतुल फूट फूट कर रो रहा था और शमिता वो शर्मिंदा थी। शांता की कीमत का अंदाजा शायद अब जाकर उसे हो रहा था।
ये कहानी है सुभद्रा की। सुभद्रा गांव में रहती है और उसका बेटा अखिल शहर में। वो वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। सुभद्रा का बेटा अखिल अचानक से शहर से उससे मिलने गांव आया था। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायतें उसकी शुरू हो गई जो हर माँ की होती हैं। कैसी शक्ल बनाकर रखी है तूने, कितना दुबला हो गया रे तू। अरे खाना पीना ठीक से खाता नहीं है क्या? बहुत काम करवाते हैं क्या ऑफिस वाले? अरे माँ कहाँ दुबला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं यार माँ की आंख ऐसी क्यों होती है, उसे अपना बच्चा दुबला ही दिखता है। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। सुन, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। सुभद्रा रसोई में जाने लगी तो अखिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा, अरे माँ ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर सुभद्रा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर उससे पूछा, क्या बात करनी है बेटा? शादी के बारे में? तू तैयार है? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सुभद्रा ने सोफे के पास रखे टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उससे लड़कियों की तस्वीर निकालकर अखिल को दिखाने लगी। बोल, कौन सी है तुझे पसंद? अखिल ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और माँ से कहा, माँ मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है तू? सारी इतनी सुंदर हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तब अखिल ने अपनी माँ से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। अरे सच, तूने लड़की पसंद कर ली है? अरे कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ की है? अरे माँ एक साथ इतने सारे सवाल। ये कहकर अखिल ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी से आकांक्षा की तस्वीर निकाल कर दिखाई। उसे देखकर सुभद्रा बहुत खुश हुई। वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। अखिल और आकांक्षा की शादी हो गई। जब वो पहली बार उसे लेकर घर आया तो सुभद्रा द्वार पर उसकी आरती उतार रही थी, तो आकांक्षा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आकांक्षा शहर में रहने वाली मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसने सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है? अरे क्यों नहीं करता, सभी करते हैं। लक्ष्मी हो तुम मेरे घर की, और लक्ष्मी का स्वागत तो ऐसे ही किया जाता है। सुभद्रा की बातों को सुनकर आकांक्षा ने अपना मुंह बना लिया। अखिल चाहता था कि आकांक्षा थोड़े दिन माँ के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेजने वाले थे। आकांक्षा ने भी कभी गांव देखा नहीं था, इसलिए उसने अखिल की बात टाली भी नहीं। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। अखिल शहर चला गया। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकांक्षा अपने कमरे में सोई हुई थी। सुभद्रा घंटी बजाते हुए पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज से आकांक्षा डिस्टर्ब हो रही थी। वो गुस्से में बाहर आई और सुभद्रा से कहा, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हैं आप? ऐसा नहीं कहते बहू, मैं पूजा कर रही हूँ और अब तो सुबह के 7 बज गए। 7 बज गए तो मैं क्या करूँ? मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है। चलिए अब बंद करिए ये सब और मुझे सोने दीजिए। सुभद्रा को अपनी बहू की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो चुप रह गई और खुद को ही दोष देने लगी। मेरी ही गलती है। अरे वो शहर की है, वहाँ लोग देर से सोते हैं, देर से जागते हैं। मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आकांक्षा ज्यादातर समय या सोकर बिताती या अपने दोस्तों से बात करके। वो सुभद्रा की कोई मदद नहीं करती। एक दिन वो फोन पर बातें कर रही थी और सुभद्रा अपने बैल को चारा दे रही थी, तो अचानक उसका बैल जोर से रंभाने लगा। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहा है तू? मैं आ तो गई खाना देने। हाँ ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी। अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरों का दर्द जो था, बूढ़ी हो गई हूँ ना मैं। उधर फोन पर बातें करती आकांक्षा की दोस्त ने बैल के रंभाने की आवाज सुनी तो उसने कहा, अरे क्या बात है आकांक्षा, तबेले में है क्या तू? ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? अरे गांव है ना ये, यहाँ तो गाय भैंस की आवाज आएगी ना, कोई डीजे तो बजेगा नहीं। अच्छा सुन, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। आकांक्षा ने फोन काटा और सीधे सुभद्रा के पास पहुंची। क्या मम्मी जी, आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? अरे मैं फोन पर बातें कर रही हूँ और आपका ये बैल शोर कर रहा है। अरे मेरी बेइज्जती होती है दोस्तों के सामने, आपको बड़ा मजा आता है ना मुझे तंग करने में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, मैं भला तुम्हें क्यों तंग करूंगी? और जहां तक बात रही इसके रंभाने की, तो इसे भूख लगी थी। अब ये बेचारा हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकता, जानवर है ना। ये जानवर है, आप तो नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूं तो इसे बाहर ले जाइए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नरक बना दिया है मेरा जीवन आप लोगों ने। सुप्रिया फिर से खामोश रह गई। एक दिन जब वो गोबर से घर का आंगन लीप रही थी
तो आकांक्षा फिर से नाक बंद करके तमतमाती हुई बाहर आई और गुस्से में सुप्रिया से कहा, क्या है मम्मी जी ये क्या है? पूरे घर में आपने बदबू फैला दी है। बहू गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है, घर में कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देता ये। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं आप? नहीं चाहिए मुझे अपने घर में गोबर वोबर, जब मैं चली जाऊंगी तो करते रहना ये सब। बिल्कुल गवारों के बीच में छोड़कर गया ये अखिल। कंपनी वालों ने 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी उसकी। 2 महीने इस गांव को और झेलना पड़ेगा मुझे। सुप्रिया आकांक्षा की किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, सुप्रिया ने आकांक्षा से कहा, बहू आज कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। वो क्या है ना कि ये लोग शादी में नहीं आ पाए थे। मुझे देखने? अरे मैं क्या कोई नुमाइश की चीज हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? सुनिए, उन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। आकांक्षा बार बार सुप्रिया का अपमान करती और बार बार उसे जली कटी सुनाती, लेकिन सुप्रिया अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। उसे हमेशा यही लगता कि बहू शहर की है, वहां के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती। एक बार की बात है, सुप्रिया कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन आकांक्षा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन आकांक्षा छत की बाउंड्री के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें करते हुए और अपनी सास की शिकायत करके अभी फोन रखा ही था कि तभी न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ी। आह! आकांक्षा की आवाज सुनकर सुप्रिया भागी भागी बाहर आई। उसने देखा कि आकांक्षा जमीन पर गिरी तड़प रही है। बहू बहू, अरे ये कैसे हो गया? आकांक्षा लहूलुहान हो गई थी। गांव में अस्पताल 4 किलोमीटर दूर था। सुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने बैल के रंभाने की आवाज आई। सुप्रिया ने अपने बैलों को तुरंत बैलगाड़ी में जोड़ा और अपनी बहू को उसमें डाला और खुद ही बैलगाड़ी चलाकर अस्पताल की ओर जाने लगी। जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहू को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना है। दोनों बैल पूरी तेज गति से भागने लगे। कुछ देर बाद ही वे सभी अस्पताल पहुंच गए। आकांक्षा की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर दिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब आपकी बहू की हालत में सुधार है। अगर आपने उसे लाने में जरा भी देर की होती तो कुछ भी हो सकता था। जब तक आकांक्षा अस्पताल में रही, सुप्रिया न रात को सोती न दिन को। वो सारा समय उसके सिरहाने बैठी रही, उसकी किसी भी जरूरत को तुरंत पूरा करती। आकांक्षा को पता लग गया था कि सुप्रिया किन परिस्थितियों में और कैसे उसे अस्पताल लेकर आई थी। उसे अपनी हर पुरानी बात आज याद आ रही थी और उसे पश्चाताप हो रहा था। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, क्या नहीं कहा आपको, लेकिन आपने मेरी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अरे कोई गलती नहीं की तूने, तू ठीक हो गई बहू, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तभी आकांक्षा को बैल के रंभाने की आवाज आई। वो उस आवाज को सुनी रही थी। तभी, पता है तू यहाँ बीमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं। सच कहूँ तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती। सुप्रिया की बातों को सुनकर आकांक्षा की आंखों से झरझर कर आंसू निकलने लगे। वो बाहर निकली और बैलों को गले लगाकर उनसे भी माफी मांगी। आकांक्षा बदल गई थी। उसे गांव अच्छा लगने लगा था और सुप्रिया में तो उसकी जान बसने लगी थी।